प्रीवियस क्लासेस मैंने आपसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और हम जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। तो होपफुली रिमेंबर कि सर ओनर ने जो कुछ भी बिजनेस को प्रोवाइड किया, ठीक है, ओनर ने जो कुछ भी बिजनेस को प्रोवाइड किया, दैट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, दैट कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? उसको कैपिटल बोलते हैं। आपको याद रखना है ना, वॉट एवर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस, ओनर ने जो कुछ भी बिजनेस को दिया ताकि बिजनेस शुरू हो पाए, बिजनेस अपनी को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, कैपिटल। सेवरल टाइम इट माइट हैपन, हम इसी कैपिटल के बेसिस पे ना, ओनर और बिजनेस के रिलेशनशिप के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट को और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है सर? कई बार ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता है या गुड्स निकालता है, दोनों चीज निकाल सकता है। ओनर ने क्या किया सर? ओनर ने अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया, तो उसने जितने अमाउंट का कैश, जितना कैश विड्रॉ किया या जितने अमाउंट का गुड्स बिजनेस से विड्रॉ किया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ड्राइंग। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ओनर ने जो कुछ बिजनेस को प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज कैपिटल। ओनर ने अगर कुछ बिजनेस विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, उपयोग के लिए, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम ड्राइंग कह देंगे। जैसे यार मेरा गारमेंट का शॉप है मान लो, ठीक है, तो अपने अपने फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए मैंने क्या कि बिजनेस से क्लोथ्स निकाले, मेरी गारमेंट की शॉप है, मैंने अपने या अपने फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए अपने दुकान से क्या किया सर? गुड्स निकाल लिया। तो जितने मैंने अमाउंट का गुड्स निकाल लिया ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ड्राइंग। इन द सेम वे अपने घर के खर्चों को मीट करने के लिए मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, कुछ कैश निकाला, 10,000 20,000, जो भी मैंने अमाउंट निकाला, विड्रॉ किया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज आल्सो नोन एज ड्राइंग। अबाउट लायबिलिटीज, तो देखो ड्राइंग के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लायबिलिटीज। होपफुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? द अमाउंट द पेमेंट ऑफ विच नीड टू मेड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर। हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट फर्म ने करना है, किसको? आउटसाइडर को, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम लायबिलिटीज कह देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात सर, हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट फर्म ने करना है, किसको करना है? आउटसाइडर को करना है, उसको हम क्या कह देंगे? लायबिलिटीज कह देंगे, ठीक है। और लायबिलिटीज का अगर हम ध्यान से देखें ना, तो लायबिलिटीज को भी क्लासिफाई करने के दो बेसिस हैं। एक तो वी कैन क्लासिफाई आवर लायबिलिटी एज आवर इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक तो लायबिलिटी को क्लासिफाई करने के ये बेसिस, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मैंने तुमको पहले समझा दिया कि भैया बिजनेस अलग कॉन्सेप्ट है और ओनर क्या है? अलग है। हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे, तो ध्यान से मेरा समझना, बिजनेस को शुरू करने के लिए ओनर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल। मान लो हम बिजनेस है, ये ओनर है, ओनर ने मुझे कुछ कंट्रीब्यूट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो बिजनेस ने ओनर से जो भी अमाउंट रिसीव किया है ना, ठीक है, ये माना जाता है कि जब बिजनेस वाइंड अप होगा, वाइंड अप मीन्स जब बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेस क्या करेगा? ये पैसा ओनर को रिटर्न कर देगा। ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये ओनर है, दिस इज ओनर एंड आई एम द बिजनेस, नॉन लिविंग थिंग बिजनेस में, ठीक है। तो मेरे शुरू करने के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, कंटिन्यूशन के लिए ओनर ने मुझे जो कुछ भी प्रोवाइड किया उसको हमने क्या कह दिया? कैपिटल कह दिया, ठीक है। और ये माना जाता है कि जब बिजनेस वाइंड अप होगा, फ्यूचर में जब बिजनेस बंद होगा, दुकान कभी ना कभी तो बंद होगी, ठीक है, तो जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो ओनर ने जो पैसा मुझे दिया था बाय कैपिटल, मैं क्या करूं? ये पैसा ओनर को वापस कर दूं, रिफंड कर दूं, है ना। तो सर कैपिटल भी एक ऐसा अमाउंट है जिसका पेमेंट बिजनेस से करना है, कैपिटल भी एक ऐसा अमाउंट है जिसका पेमेंट बिजनेस से किसको करना है? ओनर को करना है। तो कैपिटल इज आल्सो व्हाट? कैपिटल इज आल्सो अ लायबिलिटी। लेकिन कैसी लायबिलिटी? कैपिटल, कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल मनी कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल। मैंने तुमको पहले बताया, हाँ, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? द पेमेंट ऑफ विच नीड टू मेड बाय द बिजनेस, पेमेंट ऑफ विच नीड टू बी मेड बाय बिजनेस। सर अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस ने करना है उसको हम क्या कह देते हैं? लायबिलिटीज कह देते हैं। हर अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस करेगा ना, उसको लायबिलिटी कह देंगे। अगर पेमेंट बिजनेस कर रहा है किसको? ओनर को, तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरनल लायबिलिटी कह देंगे, ठीक है। ओनर के अलावा अगर बिजनेस किसी और को पेमेंट कर रहा है तो उन लायबिलिटीज को हम क्या कह देंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कह देंगे। जैसे कि अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ओनर से बिजनेस ने कैपिटल लिया, तो जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो पैसा क्या करेगा? बिजनेस ओनर का कैपिटल उसको वापस करेगा। तो
कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैसे लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल का पेमेंट बिजनेस किसको करता है? ओनर को करता है। लेकिन अगर बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, मान लो हम बिजनेस है, हमने बैंक से क्या क्या लोन लिया, तो मुझे एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बैंक का लोन बैंक को क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। अगर हम बिजनेस है, मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिया, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर मुझे बैंक का लोन बैंक को क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। तो दैट बैंक लोन इज नोन एज व्हाट? दैट बैंक लोन इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्योंकि मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन ओनर को नहीं, किसको कर रहा हूँ? ओनर के अलावा किसी दूसरी पार्टी को कर रहा हूँ। तो ऑल द अमाउंट द पेमेंट ऑफ मेड need to be made by the business to the outsider, all the amount the payment of which need to be made by the business to the outsider are known as external liability, and all those amount the payment of which need to be made by the business to the owner are known as what? Your internal liabilities. तुमने लाइबिलिटीज का एक क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस इंटरनल लाइबिलिटी एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसी तरह लाइबिलिटीज का एक और क्लासिफिकेशन है, वी कैन आल्सो क्लासिफाई आवर लाइबिलिटी, वी कैन क्लासिफाई आवर लाइबिलिटी एज आवर, जैसे तुमने असेट का क्लासिफिकेशन किया था, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट, इन द सेम वे हम लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड द नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज एंड द नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं भाई? तुम लाइबिलिटीज का मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? सो हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस से करना है। अगर बिजनेस ने पेमेंट ओनर को करना है रीपेमेंट, तो इंटरनल लाइबिलिटी। अगर बिजनेस ने पेमेंट आउटसाइडर को करना है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कह देते हैं। तो अब ये हमको पता है कि लाइबिलिटीज का मतलब पेमेंट बिजनेस से करना है, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज है। अगर सर लाइबिलिटीज का पेमेंट विद इन ईयर करना है, विद इन अ ईयर, ठीक है, अगर एक साल के अंदर हमको पेमेंट करना, हमको मतलब बिजनेस को, ठीक है, तो मैंने तुमको पहले बताया हम जो भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है, तो उसको हमने क्या कह देना? उसको हमने कह देना करंट लाइबिलिटीज। सर हर वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट बिजनेस करेगा एक साल के अंदर, उसको हमने क्या कह दिया? करंट लाइबिलिटीज कह दिया। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? सर वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट बियॉन्ड ईयर होता है, बियॉन्ड ईयर, एक साल के बाद। हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस ने एक साल के बाद करना है, उसको क्या कह देंगे? सर नॉन करंट लाइबिलिटीज कह देंगे। तुम बड़े आराम से, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक हमको दो तरह का लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब ऐसा लोन बैंक हमको देता है जिसका पेमेंट हमको एक साल के अंदर अंदर करना है, ठीक है। अगर बैंक से हमने लोन लिया कैसा? शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म लोन मीन्स हम मतलब बिजनेस से बैंक से लोन लिया, और उस लोन का रीपेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है, तो कैसे लायबिलिटी हमारी? वो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, लंबे समय के लिए लोन ले लिया, जिसका पेमेंट हमको एक साल के बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद करना है, तो वो जो हमने बैंक से लोन लिया जिसका पेमेंट को एक साल के बाद करना है, 10-15 साल बाद, 10 साल में या 15 साल में करना है, वो हमारी कैसे लायबिलिटी हो जाएगी? वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी जाएगी। तो तुम बड़े आराम से लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। सर जिनका पेमेंट क्या करना है, सर एक साल के अंदर कर देना है, उसको हमने करंट लायबिलिटीज कह दिया। और जिनका पेमेंट एक साल के बाद करना होता है बिजनेस को, उसको क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। आपको करंट लायबिलिटीज का कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं करंट लायबिलिटी की, तो हमारा एक एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग। दीज ऑल आर व्हाट? सर दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आवर सर करंट लायबिलिटीज। वन बाय वन मैं इनकी भी तुमसे बात करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज एग्जांपल। सर हर वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल के बाद करना है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बात करूंगा बेसिकली आपके दो टर्म की, दैट इज डेटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटर्स, हाँ, एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद एट द सेम टाइम विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स पेबल एंड द बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। आपको पहले से पता है, जब आपने असेट का क्लासिफिकेशन देखा था, तो आपको पता था वहां पे कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल करंट असेट होता है। और अभी आपने लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन देखा कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल का क्या होता है, आपके करंट लायबिलिटीज होती है। आपको ये तो पता है कि ये हमारे करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है, ये दोनों हमारे करंट असेट के एग्जांपल हैं, लेकिन इनका मतलब समझना है, तो वो भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। अब भाई बिजनेस है, तो बिजनेस के क्या होंगे? कुछ कस्टमर होंगे,
कस्टमर मतलब जो बिजनेस से गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है। सेवरल टाइम दिस कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन कैश बेसिस, ठीक है, एंड सेवरल टाइम दे में परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। नाउ वी विल से क्रेडिट बेसिस मींस व्हाट, क्रेडिट बेसिस उधार पे, है ना। कस्टमर, मान लो मैं बिजनेस था, मैं बिजनेस हूँ, मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, रेगुलर कस्टमर था, और वो क्या करता है, सामान खरीदता है 10,000 का, लेकिन उधार पे, कहता भैया 10,000 का सामान दे दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देंगे। तो क्योंकि मेरे बिजनेस को रेगुलर कस्टमर है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको उधार पे क्रेडिट बेसिस सामान दे दूंगा, ठीक है। मैं बिजनेस हूँ, ये मैं हूँ बिजनेस, मैंने क्या किया, मेरी दुकान को कस्टमर, रेगुलर कस्टमर आया, वो मेरे साथ 10,000 का सामान उधार पे खरीद के लेके चला जाता है, क्रेडिट बेसिस पे लेके चला जाता है। तो अब ये जो कस्टमर है ना, ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, ये बिजनेस के लिए बन गया डेटर, ये बन गया क्या, डेटर। क्यों सर, क्योंकि हम बिजनेस ने इसको क्या किया, सामान उधार में बेचा है, ठीक है। तो जब तक ये कस्टमर बिजनेस को पैसा नहीं लौटा देता है, तब तक ये कस्टमर बिजनेस के लिए क्या बना रहेगा, डेटर बना रहेगा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं डेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। मैंने तुमको पहले समझा दिया है कि हम जिन भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे, सबको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस, डेटर मीन्स व्हाट, डेटर आर द पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज टू रिसीव। डेटर कौन होते हैं, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस है क्या करना है, पैसा रिसीव करना होता है, उनको हम डेटर कह देते हैं। बड़े आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिजनेस ने किसी कस्टमर को गुड्स उधार पे बेचा, तो कस्टमर बिजनेस के लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। कब तक, जब तक वो मेरा पैसा, जो जितने सामान लेके गया उतना पैसा मुझे वापस नहीं कर देता है, तब तो वो क्या बना रहेगा, वो बिजनेस के लिए डेटर बना रहेगा। तो अगर आपने डेटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, डेटर मीन्स क्या है सर, वो कस्टमर जिन्होंने बिजनेस से गुड्स को, बिजनेस मतलब हमसे गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, तो जब तक वो मेरा पैसा मुझे लौटा नहीं देते हैं, तब तक वो मेरे बिजनेस के क्या बने रहेंगे, डेटर बने रहेंगे, ठीक है। और डेटर किसके एग्जाम्पल होते हैं, डेटर करंट एसेट के एग्जाम्पल होते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर इज क्लियर। तो अब यार देखो, अगर मेरे पॉइंट ऑफ से देखो, मेरे मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ से, अगर मैं अपने कस्टमर को गुड्स उधार पे बेच रहा हूँ, तो पक्की बात है, अगर मैं अपने कस्टमर को गुड्स उधार क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड कर रहा हूँ, तो पक्की बात है, आई विल परचेज गुड्स फ्रॉम माई सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस। मैं सप्लायर से गुड्स क्या करूंगा, क्रेडिट पे परचेज करूंगा, ठीक है। अगर बिजनेस ने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, तो जब तक बिजनेस अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देता है, जब तक बिजनेस क्या करता है, अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देता है, तब तक ये सप्लायर क्या बना रहेगा, ये सप्लायर बिजनेस के लिए क्रेडिटर बना रहेगा, है ना। तो वंस मोर विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिटर। सर जैसे बिजनेस अपने कस्टमर को कुछ उधार में बेच रहा था, तो कस्टमर क्या बन गया, डेटर। कब तक, जब तक वो मेरा पैसा मुझे लौटा नहीं देता है। उसी तरह बिजनेस ने अपने सप्लायर से गुड्स उधार पे खरीदा भी होगा, ठीक है। अगर बिजनेस ने सप्लायर से कुछ उधार पे खरीदा, तो ये सप्लायर बिजनेस के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सप्लाई इज व्हाट, दिस सप्लाई इज अ क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि अगर मैंने, बिजनेस ने अपने सप्लायर से कुछ उधार पे खरीदा है, तो मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट करना होगा। जब तक हम अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर देते, तब तक ये सप्लायर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना रहेगा, क्रेडिटर बना रहेगा, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे पेमेंट करना है, इसलिए हमारी करंट लायबिलिटीज हो जाती है। क्योंकि हमको इनसे पैसा रिसीव करना है, इसलिए हमारे करंट एसेट हो जाते हैं, ठीक है। इनका ये कैश में कन्वर्ट होते हैं, रिसीव करना होता है इसलिए करंट एसेट, इनको पेमेंट करना इसलिए करंट लायबिलिटी। और पक्के करंट लायबिलिटी क्यों बोलना है, पक्की बात है यार, मैंने अगर अपने सप्लायर से उधार खरीदा और मैं कहूँ भैया पैसा, सामान आज उधार में दे दो, पेमेंट करेंगे 20 साल बाद, तो देगा क्या, कभी जीवन में नहीं देगा। हम जो सप्लायर से उधार पर सामान खरीदते हैं, वहाँ पे एक कॉमन टर्म होता है कि हम रीपेमेंट 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे। इसीलिए हम सप्लायर को, सर अपनी क्रेडिटर्स को क्या मानते हैं, करेंट लायबिलिटीज मानते हैं। क्योंकि इसको पेमेंट हमको, जो हमने उधार पे सामान से खरीदा है, उसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। तो मेरी बात ध्यान से देखना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर, जरा सोचो ध्यान से, सर बिजनेस था मेरा, है ना, और कस्टमर क्या करता है, मेरे से कुछ उधार पे खरीदता है, ठीक है। उधार पे खरीद के जाता तो बाद में पेमेंट करने से मना कर देता है, ठीक है। अगर कस्टमर क्या करता है, सर रीपेमेंट करने से मना कर देता, हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह मेरे सप्लायर ने मुझे सामान उधार पे बेच तो दिया, लेकिन मैं अगर पेमेंट करने से मना कर दूं, फ्यूचर पेमेंट ना करूं, तो कुछ नहीं कर सकता ना।
तो ये अपने खुद को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए तो हम इसी कॉन्सेप्ट बात करेंगे इसकी, आपसे बिल्स रिसीवेबल की और बिल्स पेबल की। ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा कॉन्सेप्ट को, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल को। पहले हम बिल्स रिसीवेबल देखते हैं। मान लो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स सोल्ड के कैसे, क्रेडिट बेसिस पे। बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स सोल्ड के कितने का, मान लो कोई फिगर रखते 10,000, कैसे गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट बेसिस पे। अब बिजनेस क्या करेगा ना, बिजनेस ने गुड्स तो सोल्ड कर दिया, उधार पे सोल्ड कर दिया, तो बिजनेस खुद को सेव करने के लिए क्या करता है, एक नोट बनाता है, एक कागज लेता है, वो कागज पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है, हमने किस डेट पे गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, मान लो जैसे 1 मई को, तो 1 मई 2021 डेट डाल दी जिस डेट पे गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, किसको गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर का नाम। ठीक है, कितना गुड सोल्ड किया, कितने का अमाउंट, क्या क्या गुड सोल्ड किया, ए बी सी, उनकी क्या प्राइजेस थी टोटल। ठीक है, और लिखा रहता है कि सर कस्टमर ने प्रॉमिस करने का पेमेंट कब किया है ना। बिजनेस ने ये भी लिख दिया दैट कस्टमर प्रॉमिसेस टू मेक द पेमेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल। सारे टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को, बिजनेस खुद को सिक्योर करने के लिए एक कागज पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जिस दिन गुड्स बेचा, ठीक है, जिसको गुड्स बेचा, जितनी क्वांटिटी गुड्स की बेची, और कस्टमर ने प्रॉमिस कब किया है पेमेंट करने के लिए, वो तो बिजनेस ने लिख लिया कागज पे। अब बिजनेस क्या करता है, बिजनेस कहता है भैया सामान तभी बेचेंगे जब तुम क्या करो, इस कागज पे साइन कर दोगे। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर इस कागज पे साइन कर देता है। जैसे कस्टमर ने साइन कर दिया ना, अब एक के पास क्या हो गया, बिजनेस के पास क्या हो गया, एक रिटर्न प्रूफ हो गया। बिजनेस के पास क्या हो गया, एक रिटर्न प्रूफ कि फ्यूचर डेट पे अगर कस्टमर पेमेंट करने से इनकार करता है तो बिजनेस इस रिटर्न प्रूफ के सहारे सर क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में एक सब पेश करेगा और क्या करेगा, अपने कस्टमर से पैसा रिकूप करवा लेगा, है ना। तो प्रैक्टिकली होता क्या, ऐसा करता नहीं, कस्टमर के ऊपर उसने साइन किया हुआ, उसके पास प्रूफ है, बिजनेस के पास उसका प्रूफ है। तो क्या होता है, मैच्योरिटी डेट पे, जिस दिन पे कस्टमर ने वादा किया था पेमेंट करने को, ठीक है, उस डेट पे बिजनेस क्या करता है, ये बिल, ये कागज कस्टमर को प्रेजेंट करता है। कस्टमर को बात याद आ जाती है, कस्टमर क्या करता है, एक कागज को ही कैंसिल करके पेमेंट बिजनेस को कर देता है। ठीक है, तो देखो बिजनेस ने क्या किया, एक बिल ड्राफ्ट किया ना, क्यों बिल ड्राफ्ट किया, खुद को सिक्योर करने के लिए। खुद को सिक्योर करने के लिए मतलब सर बिजनेस ने एक बिल ड्राफ्ट किया ताकि सब मैच्योरिटी डेट पे, जिस दिन पे कस्टमर ने पेमेंट करने का वादा किया है, उस दिन पे कस्टमर क्या करे, पेमेंट कर दे। और अगर पेमेंट नहीं करता तो उनके पास एक रिटन प्रूफ है जिसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, कस्टमर से पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये जो बिल है ना, इस बिल को क्या कहते हैं, इसी बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये बिल क्या कहलाता है, यही बिल कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्यों बोल दिया, क्योंकि इस बिल के बेसिस पे बिजनेस को फ्यूचर डेट पे कस्टमर से पैसा मिल सकता है। इसको ने बिल्स रिसीवेबल क्यों बोल दिया, क्योंकि इस बिल के बेसिस पे बिजनेस को फ्यूचर डेट पे कस्टमर से पैसा क्या होता है, रिसीव होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अगर आपने बीआर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, और ये बीआर बिजनेस के लिए एसेट क्यों है, सर ये बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट इसलिए क्योंकि फ्यूचर में ये बिल क्या होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूचर मतलब मैच्योरिटी पे यही बिल बिजनेस क्या करेगा, कस्टमर को प्रेजेंट करेगा, और कस्टमर इस बिल को क्या करेगा, कैंसिल करके पैसा बिजनेस को हैंड ओवर कर देगा। तो ये असेट इसलिए माना जाता है क्योंकि बिल फ्यूचर में क्या होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और तुमने असेट के लिए एक चीज सीखी है, जो चीज़ कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या है, वो असेट है। ठीक है, जिस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो क्या है, वो असेट है। डेटर को असेट कमाना, क्योंकि डेटर भी तो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कस्टमर को गुड्स उधार में बेचा, डेटर बन गया वो, और फ्यूचर में क्या करेगा, वो पैसा मुझे देगा, तो कैश में कन्वर्ट होगा ना, वो भी डेटर, असेट बन गया डेटर भी। ठीक है, इसी तरह जब भैया हमने गुड्स बेचा तो मैंने बिल बनाया, उसी तरह जब हमने सप्लायर से गुड्स उधार पे खरीदा होगा, ध्यान समझना ना, जब बिजनेस ने क्या किया, सप्लायर से गुड्स उधार पे परचेज किया, मान लो कितने का, कोई फिगर रख लो, मान लो 50,000 का। बिजनेस ने क्या किया, सप्लायर से गुड्स खरीदा 50,000 का, और बाद में पेमेंट करने से मना कर दे, कैसा पैसा, हम तो तुमसे गुड्स से नहीं खरीदे, तो सप्लायर कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको रिटर्न प्रूफ नहीं है। जिस तरह बिजनेस से गुड्स कस्टमर को बेचा था तो एक बिल बनाया था ना, उसी तरह जैसे सप्लायर क्या करेगा, गुड्स बेचेगा बिजनेस को, तो सप्लायर भी क्या करेगा, एक बिल बनाएगा, एक कागज का टुकड़ा, उस पर लिखेगा डेट ऑफ सेल्स, जो भी डेट है, मान लो 1 मई है तो 1 मई डाल दिया 2021। ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, कितने का गुड्स बेचा, वहां पर टोटल अमाउंट लिख देगा, गुड्स की क्वांटिटी क्वालिटी सब लिखेगा, और यहाँ पर लिखेगा कि उसने प्रॉमिस करने, पेमेंट करने के लिए कब प्रॉमिस किया है। ठीक है, इस बार गुड्स किसने बेचा, इस बार गुड्स सप्लायर ने बेचा बिजनेस को, तो बिल किसने बनाया, बिल भी सप्लायर ने बनाया। सप्लायर ने बिल बनाया और कहा कि भैया सामान तभी देंगे 50,000 का तुमको जब तुम इस बिल पे क्या करोगे, साइन करोगे।
तो यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपना साइन कर देता है। जैसे बिजनेस ने साइन कर दिया, मतलब बिजनेस इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करता है, वो मानता है कि उसने सप्लायर से 50,000 का गुड्स खरीदा और सप्लायर को 3 महीने में पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब सप्लायर का 50,000 गुड्स दे देगा बिजनेस को और अपने पास बिल संभाल के रखा रहेगा। ठीक है, अब फ्यूचर डेट पे चला, हमने तुमको पहले बताया हम अकाउंटेंसी में जितने भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। नाउ सी व्हाट विल हैपन एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। On the date of maturity, the supplier will present this bill to the business and business क्या करेगा, इस बिल को कैंसिल करेगा और सप्लायर को पेमेंट कैश में 50,000 रुपये का दे देगा। तो ये एक ऐसा बिल है जिसका पेमेंट बिजनेस ने सप्लायर को करना है। ये कैसा बिल है, ये ऐसा बिल है जिसका पेमेंट बिजनेस से सप्लायर को करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बिल को क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी में जैसे सप्लायर बिजनेस के पास बिल प्रेजेंट करेगा ना, बिजनेस को याद आ जाएगा उसने सप्लायर से कभी 50,000 गुड्स खरीदा था और आज पैसा देने का वादा किया था, तो बिजनेस कहेगा इस बिल को तुरंत कैंसिल करके 50,000 रुपये क्या करेगा, सप्लायर को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, तो ये बिल का पेमेंट बिजनेस ने करना है फ्यूचर में, इसलिए इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। ये जो बिल बना था, इस बिल का पैसा बिजनेस से रिसीव करना था कस्टमर से। देखो, बिल बिजनेस से रखा था अपने पास, ठीक है, मैच्योरिटी बिजनेस ने क्या बिल को कस्टमर के पास प्रेजेंट किया और पैसा रिसीव कर लिया, इसीलिए इसको ने बोला था बिल्स रिसीवेबल। और यहाँ पे जो बिल बनाया है सप्लायर ने, सप्लायर प्रेजेंट करेगा मैच्योरिटी पे और बिजनेस को क्या करना होगा, इस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इस बिल को क्या बोला, बिल्स पेबल बोला। क्योंकि इस बिल का पेमेंट करना पड़ता है बिजनेस को, इसलिए इसको लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। जब तक बिजनेस इस बिल का पेमेंट नहीं करते, करंट लायबिलिटी बनी रहेगी। और क्योंकि बिजनेस इस बिल का पैसा रिसीव करना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट असेट बोलते हैं। Hopefully the concept of bills receivable and bills payable both are clear to you all. एक और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने देखो, आपने डेटर और बीआर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, वही यार, डेटर थोड़ा सा अनसिक्योर था, हो सकता है फ्यूचर पैसा ना दे, तो बिजनेस से खुद को सिक्योर करने के लिए बिल बनाया, साइन करवा लिया डेटर से, तो डेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीआर में। उसी तरह सर क्रेडिटर, हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस क्रेडिटर का पैसा ना दे, तो क्रेडिटर क्या करता है, खुद को सिक्योर करने के लिए क्या करता है, बिजनेस से साइन कराता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। बात कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन पता है, अब देखो एक टर्म तुम और सीखोगे, डेटर्स प्लस बिल्स पेबल, सॉरी डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, कलेक्टिवली दे आर नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, एंड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, कलेक्टिवली दे आर नोन एज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, डेटर्स और बिल्स पेबल की बात करें, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की बात करें, तो दोनों के बैलेंस को जोड़ लो। मान लो आपके डेटर 10,000 के हैं और बीआर आपके मान लो 20,000 का है, तो आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने का हो जाएगा, आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल होगा 30,000 का। और जैसे आप क्रेडिटर, मान लो आपके पास क्रेडिटर है 5,000 के और आपका बिल्स पेबल कितने का, 15,000 का, तो जैसे आप क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बैलेंस को जोड़ लोगे, आपको टोटल का मिल जाएगा, आपको टोटल बैलेंस मिल जाएगा ट्रेड पेबल्स का। So after understanding the concept of creditors and bills payable, you can easily understand the concept of trade payables. ठीक है, अगर ये दोनों हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं, तो ट्रेड पेबल्स हमारी क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर ये दोनों हमारे करंट असेट हैं, तो ट्रेड पेबल्स हमारा क्या रहेगा, वो भी हमारा करंट असेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं दोनों के बैलेंस होते बन रहा है। अगर ये दोनों करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, और अगर ये दोनों करंट असेट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करंट असेट बन जाएगा।